नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी के साथ। अभिषेक जी स्वागत है। और मैं बिहार में तो बहुत कुछ लगातार चलता ही रहता है, लेकिन कल जो हुआ उससे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने मेरे चैनल पर ही ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होने जा रहा है। और मैं जी। अक्सर आपसे चर्चा सुनता था सम्राट चौधरी के बारे में, और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वैसे संजय जायसवाल का कार्यकाल मुझे लगता है कि 3 साल से भी अधिक का रहा होगा। मेरे एक मित्र थे, पत्रकार साथी, उनका भी नाम वो सरनेम जो है जायसवाल था, तो बड़ा खुश हुए थे कि देखिए हमारा जायसवाल जो है वो बिहार का अध्यक्ष बन गया है बीजेपी का। उस जी। समय संजय जायसवाल को भी लोग इतना नहीं जानते थे। हमने उनका जो सरकारी आवास था दिल्ली में, अक्सर उसके सामने से गुजरते थे तो लिखा था संजय जायसवाल, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये आदमी जो है अध्यक्ष बन जाएगा। और ये कोविड से पहले की बात है, और जिन जिन जायसवाल साहब की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कोविड ने उनसे उन्हें छीन लिया हमसे। हमारे साथी थे वो, सेकंड वेव में उनका निधन हो गया। तो संजय जायसवाल का जो कार्यकाल रहा, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, सम्राट चौधरी पर बाद में आएंगे। ये बताइए कि संजय जायसवाल के कार्यकाल को कैसे असेस किया गया। इनके कार्यकाल में भी एक चुनाव हुआ, तो किस तरीके से बीजेपी ने इसका असेसमेंट किया। देखिए, संजय जायसवाल का कार्यकाल एक एवरेज कहा जा सकता है, जिसमें न तो बीजेपी के अंदर कोई मूलभूत परिवर्तन हुए, जो चलता आ रहा था उसे उस लेगेसी को बस चलाते रहे। संजय जायसवाल के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई, जो नई पौध है, जो एग्रेसिव है, हिंदुत्व के पिच पे बात करती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी के पिच पे बात करती है, उनसे इन्होंने जो है निरंतर रूप से दूरी बनाए रखी। ये पूरे बीजेपी के कैडर की शिकायत थी कि वो लोगों से मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी को तो संजो के रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम बिहार बीजेपी को जो भी टॉप लीडरशिप का फैसला होता था वो बिल्कुल इंप्लीमेंट करते थे उसी हिसाब से, बिना कोई सवाल किए। तो यूं कह सकते हैं कि अगर सेंटर ने कोई उत्तराधिकारी बनाया था तो उन्होंने सेंटर की बात रखी और अपनी तरफ से कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं किया। जो भी ऊपर से आया उसको कहते हैं ना बजाया, वो स्थिति थी। और इसी वजह से बिहार बीजेपी में अब जो ये नई 2024-2025 की रणनीति बन रही है उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब आपको उस कैडर की आवश्यकता है जो आपसे नाराज बैठा है, उस कैडर की आवश्यकता है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बात करता है, उसकी आवश्यकता है। देखिए, रामचरितमानस के विवाद को समझना पड़ेगा, बहुत कुछ कहा, लेकिन जो मुखरता से सम्राट चौधरी इस मुद्दे पे उठे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं उठे थे। और सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से कुढ़नी में काम किया वो अद्भुत था। खैर, उन पे बाद में आएंगे, आपने कहा। तो ये एक मूल समस्या थी कि 2024 में क्या वो बिहार में, चूंकि वो मास लीडर भी नहीं है, मास से उनका कनेक्शन खत्म होता जा रहा है, तो क्या वो बीजेपी को एज दिला पाएंगे। टॉप लीडरशिप को लगा होगा कि अब संजय जायसवाल में वो फिलहाल वो फिट नहीं बैठ रहे उस पोस्ट पे, इसलिए सम्राट चौधरी है। आप ही के शो पे मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी को अगर मैं भविष्य में बिहार का सीएम भी देख लूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वैसे संजय जायसवाल का जो कार्यकाल रहा, ये आपने बिल्कुल बात सही कही। और मुझे इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्टर यह भी लग रहा है कि संजय जायसवाल को लेकर, जैसा कि बिहार की राजनीति में अक्सर होता है कि वहां पर कोई भी चीजें होती हैं तो वो जातीय समीकरणों से जरूर जुड़ती हैं। तो संजय जायसवाल को लेकर मुझे लग रहा है कि जो जातीय समीकरण है वो भी कहीं बीजेपी के अनुरूप फिट नहीं बैठ रहा था। नहीं, निसंदेह ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जातीय समीकरण का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। ये ध्यान रहे कि सम्राट चौधरी लौकुश समीकरण से आते हैं, वो समीकरण जिसे तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैंने आप ही के शो पे एक बात की कि बीजेपी की प्लानिंग ये है कि अंगूर से टूटा हुआ गुच्छा साबित करना है नीतीश कुमार को, और लगातार लौकुश समीकरण पे फोकस है। लौकुश समीकरण प्लस बीजेपी प्लस एलजेपी, बूम, 42% वोट शेयर वर्सेस 39% वोट शेयर, 3% के एज के साथ बीजेपी आगे निकलना चाहती है। वो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है जो मेरा। तो ये तो ध्यान रखना ही था कि किस पे काम करना है। और अमित शाह क्लियरली, जैसे मैंने कहा कि लगातार इंटरेस्ट बनाए हुए बिहार को लेकर के। अमित शाह जी की वो आपको याद होगा, हमने 2 एपिसोड पहले जिस पे चर्चा की थी, अमित शाह जब बिहार आए थे,
तो मैं कवर करने गया था वो चीजें, और उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये इनका अंतिम कार्यकाल है। अब एक नए चेहरे को, एक नई आइडियोलॉजी को बिहार में ये पिच करेगी बीजेपी। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या लगता है आपको, जो अभी इंस्टेंट, जो एकदम, या रामचरितमानस वाला या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ रामचरितमानस नहीं है, चाहे वो गोपालगंज विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव रहा हो, या कुर्नी, जिस प्रकार से वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि वो बिहार के अमित शाह बन सकते हैं, वो तो अलग लेवल की बात है, लेकिन बिहार में अभी तक मुझे यही एकमात्र नेता नजर आया है जो इंटरैक्ट करता है एकदम लोअर लेवल के कार्यकर्ता से। ये तब था जब वो अध्यक्ष भी नहीं थे। अगर वो आरा में चले जाए मान लीजिए, तो अपने कैडर के निचले स्तर के आदमी का नाम बता देंगे। ये बहुत कम लोगों में, ये जो एडवांटेज है ना, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, मेमोरी जिसको कहते हैं। दूसरा, स्किल के एनालाइज करना है सीट बाय सीट, यहां पे हमारा कौन सा फैक्टर काम कर सकता है। आपको याद होगा कि गोपालगंज के पहले चिराग पासवान बीजेपी के लिए एक्टिव काम नहीं कर रहे थे। वो गए वहां पे, बोले कि नहीं, पासवान वोटर जरूरी है, हमको हमको चाहिए पासवान वोट, और आप लेके आइए चिराग पासवान से, बात कीजिए, चीजें संभालिए। जबकि संजय जायसवाल बिहार के उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सारी जो इनिशिएट करने की काबिलियत है, मुझे लगता है वो देख ली होगी अमित शाह ने। अमित शाह इन मामलों को देखने में बहुत सक्षम आदमी है, वो पहचान लेते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए सही इलेक्शन के हिसाब से मशीन बन के फाइट कर सकता है चीजों को, अमित शाह के हिसाब से जो है तोड़ सकता है। यूपी में जिस प्रकार से जातीय समीकरण तोड़ेगा, वो अद्भुत था। तो अमित शाह इस वक्त बिहार में वही पिक एंड चूज कर रहे हैं लोगों को, और आने वाले समय में कई और लीडर को हम देखेंगे जो लॉ कुश समीकरण से टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचेंगे। और बिहार में लिटरली पहले कुशवाहा को तोड़ा, और अब ये 7% का असर, अकेला वोट 6% का सेकंड, बहुत खतरनाक। और सबसे बड़ी बात कि कुशवाहा वोटर अब दिखने लगा है, उसका एंगर जमीन पे आरजेडी के अगेंस्ट में। कल बंद में बहुत सारे, मुझे बिहार बंद था मनीष कश्यप के समर्थन में, उस पर नहीं जाएंगे क्या क्या है कैसा है, लेकिन उसके समर्थन में जो लोग खड़े, उसमें बहुत बड़ा नंबर था कुशवाहा समुदाय का। वो उसको हीरो मानता है, उसके वजह से यूट्यूबर बने, फेसबुक डिजिटल माध्यम पे गए, उन्होंने देखा कि ये भी एक तरीका है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का। तो अपने हीरो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चुनने का तरीका है ना, वो बड़ा जबरदस्त है अमित शाह का। इसी वजह से मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को भी उन्होंने पिक किया होगा कि लॉकुश समीकरण को वो तोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि कुर्नी में उन्होंने बहुत सक्सेसफुली तोड़ा। हाँ, ये कोयरी समाज से आते हैं शायद ये जी जी सम्राट जी चौधरी। हाँ, और कोयरी कुशवाहा वो सब आप बता ही रहे थे। जी। एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के बारे में, वो भी है कि जैसे एक इनके पास लालू प्रसाद यादव, या कह सकते हैं नीतीश, जेडीयू में तो कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन आरजेडी में जो तेजस्वी यादव को सबसे एक एग्रेसिव चेहरा जो माना जाता है, उसकी काट भी थोड़ा सा ढूंढने की बीजेपी ने कोशिश की है कि ये आदमी काउंटर कर सकता है तेजस्वी यादव को। मैंने मैंने वही बोल बताया ना कि जो एग्रेशन है, अच्छा क्या है कि इनके फादर तो आरजेडी से रहे, तो आरजेडी के मूल चाल चरित्र को ये समझते हैं। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए हमें, सम्राट चौधरी के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कि कैसे राइज किया, कैसे आए, पार्टी चेंज की, क्या था वो बताइए सब थोड़ा। जैसे इनके फादर तो आरजेडी से थे, लेकिन जब सम्राट चौधरी का राजनीतिक कैरियर उठना ही शुरू हुआ था, तो ये पहले समता पार्टी हुआ करती थी, उसी से वो इंटैक्ट रहे। फिर जदयू से तो कभी नहीं गए, लेकिन वो बीजेपी में चले आए, क्योंकि उनको लगता था कि लौ कुश समीकरण वहां हो या यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इस प्रकार की सोच रही होगी। तो कोई लेकिन वो चुनाव बीच लड़ा इन्होंने अभी तक? नहीं। नहीं, सम्राट चौधरी शुरू से ही वो चुनाव नहीं लड़े हैं, अभी कोई बड़ा अच्छा। चुनाव। लेकिन सम्राट चौधरी शुरू से ही जिसको कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे, 2014 में भी इन्होंने बहुत 2 सीटों पे अच्छा काम किया था जब लोकसभा की चीज थी। एक जमुई की सीट थी जो चिराग पासवान लड़ रहे थे, जबकि ये बीजेपी से है। तो जो इनका ये फोकस रहता है कि ठीक है, अगर मुझे 2 सीट की जिम्मेदारी मिल रही है, जमुई मिला है प्लस सिवान मिला है, तो हम हाँ, मेक श्योर गठबंधन के करेंगे। लिए काम करना है एनी हाउ, कैसे भी हाँ हो। हाँ हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 सीट की जिम्मेदारी मिली है, मुझे मेक श्योर करना है कि ये 2 सीट जीतनी चाहिए।
अब वो मैं कैसे जीता हूं, उस पर क्या फोकस होगा वो अलग बात है। तो ये सब स्पेशलिटी रही है। अब अमित शाह ने ये भी तो देखा होगा कि मैंने जो भी जिम्मेदारियां दी, चाहे 2014 में, 19 में, उसमें जितने सीटों पे मैंने काम करने को कहा इसने किया और रिजल्ट अचीव किया। खास करके महागठबंधन बनने के बाद जब बाई पोल इलेक्शन हुए, चाहे वो गोपालगंज का, मैं कुर्नी के बारे में इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि कुर्नी इलेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हम्म, जब नीतीश कुमार और बीजेपी अलायंस में थे तब एनडीए कुर्नी हार गई थी। अब नीतीश कुमार प्लस आरजेडी का अलायंस है, फिर भी कुर्नी बीजेपी जीत गई, वो भी बाईपोल इलेक्शन, जो बीजेपी अक्सर हारा करती है। तो बाईपोल सत्ताधारी पार्टियां जीतती हैं बाईपोल में। जी जी, ये बड़ी बात है ना कि बाईपोल इलेक्शन में सत्ताधारी पार्टी को बेनिफिट इसलिए होता है कि लोग सोचते हैं चलो ये हमारे सत्ता का प्रशासन विधायक का और रहेगा तो सबका सपोर्ट रहता हाँ, है। हाँ तो कुछ काम भी कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए माइक्रो मैनेजमेंट हार गई। उसी के बाद से जदयू में भी चिंतन मनन का दौर शुरू हो गया और आरजेडी में कि यार ये कौन है, ये कौन है सम्राट चौधरी जिसने हमें हरा दिया। और उसके बाद आपने देखा कि लगातार प्रमोशन हुए और नेता के तौर पे लगातार काउंटर करते रहे महागठबंधन को। रामचरितमानस पे तो इन्होंने जिस प्रकार से महागठबंधन को काउंटर किया, बैकफुट पे आना पड़ा जदयू को, बोला कि वो हमारी राजनीति का स्टाइल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के नेताओं को बैकफुट पे आना पड़ा, सदन में चुप कराना पड़ा शिक्षा मंत्री को, ये तमाम चीजें हुई। तो अमित शाह को लगा होगा कि सम्राट चौधरी वो उनके एसेट हो सकते हैं जो यूपी बना सकते हैं बिहार को। क्योंकि यूपी इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ठीक है सीमांचल में वोट शेयर गड़बड़ाएगा, तो वो तो यूपी में भी वैसे है, कास सहारनपुर है, मैनपुरी है, बहुत सारा डेमोग्राफिक है जहाँ पे मुरादाबाद लोकसभा है जहाँ पे जीतना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसी प्रकार से सीमांचल में थोड़ा सा डेमोग्राफी का इशू है, वो टफ हो जाता है। लेकिन उससे जैसे ही इतर हटते हैं, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी वो काबिलियत रखते हैं। और अब तो स्पेशली कल जब से बने हैं, मैंने कई कुशवाहा समाज के जो यहाँ पे पत्रकार माने जाते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया। बड़ा उनको अच्छा लग रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो है बिहार का आदमी उनके समाज से नेतृत्व कर रहा है। तो आप शिफ्ट देख सकते हैं कि कैसे वो शिफ्ट हो रहा है एकदम से वोट शेयर। अब पत्रकार शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी शिफ्ट हो रही है, तो उसके नीचे उनको फॉलो करने वाले उनके समाज के लोग वो भी शिफ्ट हो गए। तो ये जो चीज है ना, मुझे लगता है कि अमित शाह ने पहले भाप ली होगी कि सम्राट चौधरी के साथ ये बेनिफिट मिलेगा, जो कि दिखने लगा है। जी, सम्राट चौधरी जैसा ही मिलता हुआ उदाहरण एक उत्तर प्रदेश का है। केशव प्रसाद मौर्य सेम कम्युनिटी से आते हैं। जी, जी, केशव प्रसाद मौर्य को कोई नहीं जानता था। एक बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे 2014 में ये लोकसभा का चुनाव जीत गए फूलपुर से, अतीक अहमद वाली जो सीट है। तो उसके बाद इनकी नजर पड़ी कि यार अतीक अहमद वाली सीट से ये कौन जीत गया। तो अब अमित शाह ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद 2 बार से आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और आज की तारीख में ओबीसी के बड़े नेता माने जाने लगे हैं, जबकि पहले इनका कोई ऐसा मास लीडर का वो नहीं था। लेकिन हारने के बावजूद भी, इस बार हार गए विधानसभा चुनाव, इसके बावजूद इन्हें एमएलसी बनाया गया और फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। तो कुछ चीजें चमत्कारी होती हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक अमित दलों शाह में की अक्सर काबिलियत ऐसा है। होता है। राजनीतिक दलों में अक्सर ऐसा होता है कि अचानक किसी एक चेहरे को सामने लाया जाता है, वो अचानक मास लीडर बन जाता है। हो सकता है सम्राट चौधरी के साथ भी ऐसा ही हो। नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद अमित शाह के अंदर ये एक टैलेंट है कि वो हाँ, टैलेंट को पिक करना जानते हैं। टैलेंट उनको ये हंट, लगता है, टैलेंट हंट वो जारी रहता है उनका। हाँ वो मुझे अभी लगता देखिए है। राजस्थान में इन्होंने अश्वनी वैष्णव को भेजना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण कार्ड, हाँ, जो कार्ड खेला, जबकि वो ओबीसी हैं, मैं वो वही कह रहा बैरागी हूं। समाज से आते हैं, लेकिन उन्हें भेजना शुरू कर दिया क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो जोधपुर से पढ़े लिखे हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, मैं इसलिए। सरप्राइज तो हो गया। अमित और शाह आप का मैनेजमेंट तो लाजवाब है ही। उड़ीसा में भी जो अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा है, सिर्फ यही नहीं। तो हाँ, वो भी ये बताते जो, हैं कि वो ओबीसी उससे आते हैं, समल क्या नाम है उनका। जी जी, समल जी जो है वो ओबीसी से आते हैं। यही तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से ये तीनों नाम अगर आप देखें, वहां पे तो राजस्थान में राजस्थान तो में ब्राह्मण विरोध देश भी के हुआ। बारे में कोई सोच नहीं सकता था एकदम से कि अचानक ये क्या हुआ। लोग मैं वही वहां कह रहा गुर्जर हूँ। जाट इसी से ओबीसी और इससे नहीं उबर पाते।
लेकिन ये बात हकीकत है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट पर 8, 10, 15 हजार जो वोट हैं वो ब्राह्मणों के हैं और उन्हें बहुत कम एड्रेस किया जाता है, लेकिन बीजेपी हमेशा से करती रही है, चाहे वो कलराज मिश्रा रहे हों, तमाम लीडर्स टंडन साहब जीते रहे हों, सब लोगों को फोकस करते रहे हैं। खैर, सम्राट चौधरी पे कुछ और आप जानकारी देना चाहें तो फिर अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। इस सम्राट चौधरी के बारे में तो मुझे लगता है कि हमने इसमें 15 मिनट में सब कुछ कवर कर लिया है जो कुछ भी अभी है, लेकिन वेरी सुन मैं रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस कुछ आए हैं भाजपा नेताओं के, किसी किसी से आपकी बात हुई हो, नहीं, क्या बीजेपी इसके के बारे मेरी में सोच रहे हैं? कोई नहीं, विरोध बिहार के या सभी कोई इस तरह का कोई माहौल कि कोई नाराजगी हो साहब के ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये कोई नाराजगी तो है नहीं, मुझे तो यही लग तो रहा है कि बीजेपी की। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2 चुनाव लड़े जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, लोकसभा और 2024 विधानसभा। 2000। हाँ, हाँ, हाँ। दोनों दोनों लड़े और जाएंगे। देखिए, यही कमाल है बीजेपी का। एक नेता चुनती है, शहनवाज हुसैन हो, सुशील मोदी हो, सब बधाई देने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग पूर्व बीजेपी के है प्रदेश अध्यक्ष, सब हाँ। फ्लावर लेके पहुंचे कल बीजेपी ऑफिस में, कुछ धूमधाम का पूरा ये था। मैं गया हुआ था भाजपा ऑफिस में, और सब बाकी फिर वहां पे अगली फ्लाइट से बनने के बाद वो दिल्ली निकल गए थे। फिर वहां पे दिल्ली में भी खूब इनका आओ भगत हुआ, सभी बड़े नेता जो है। तो ये एक बीजेपी की स्टाइल है कि मैं कोई डिसीजन लूंगा तो बीजेपी के अंदर अंतर्कलह नहीं उत्पन्न होता फिलहाल अगर टॉप है लेवल भी पे। तो वो दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, वो है। अपने तक सीमित रखो भाई उसको, बाहर नहीं मैं आना वही कह चाहिए रहा हूँ। मीडिया में या सामने। तो ये वो जो चीज है कांग्रेस ना की तरह ये, नहीं है कि वो राहुल गांधी को भी जो है वो कुछ कुछ भी कुछ कहने लगते हैं लोग बाग। अच्छा, ये बताइए, तेज प्रताप यादव को नया ख्वाब क्या आया है? ऐसा ही मुझे सपना भी आया था सर कि मैं महागठबंधन के खिलाफ मुझे लगता है वैसे 2024 में। नेक्स्ट जो उनका ड्रीम होगा अगली बार उन्हें शायद सीएम की कुर्सी ना दिख जाए उसमें, क्योंकि संभावनाएं हैं, क्यों नहीं तेजस्वी है। तो जेल जाने वाला है। तेजस्वी यादव के साथ देखिए एक अजीबोगरीब समस्या है, जैसा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, आपने पिक किया होगा वो, मेरे ख्याल से आपकी नजर से तो छोटी से छोटी खबर बच नहीं सकती है हर सर। अ, ऐसा ही कुछ बयान तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती कम्युनिटी को लेके दिया, जो राहुल गांधी ने दिया था, जिसपे मोदी वाले बयान पे सभी मोदी चोर होते हैं उनको हो गई, इन्होंने पूरे हाँ, गुजराती कम्युनिटी पे दे दिया। हाँ, गुजराती में बोल रहा है। तो ये बताता है, एक तो ये मैच्योर है, दूसरी बात ये बहुत परेशान है इस वक्त तेजस्वी यादव। फैमिली में इनके कजन है जिन पे रंगदारी मांगने का आरोप है बिल्डर पे, ये तो सभी बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है। हम्म। अ, ये एबीपी न्यूज का मैं एक स्क्रीन शेयर डाल देता हूं ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हवा में कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली ये 15 तारीख को देख सकते हैं, 15 मार्च 2023 का ये न्यूज है। पटना क्राइम न्यूज, लालू के भतीजे ने मारी रंगदारी, 2 करोड़ की रंगदारी, पटना बिल्डर ने लगाया आरोप, जाने पूरा मामला। खैर, इन्होंने उसके बाद काउंटर ये करा कि नहीं मैंने नहीं मांगी है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता में ऐसी ही खबरों से नीतीश कुमार बड़ी जल्दी असहज हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया सवाल पूछेगा कि आप सत्ता में आप कैसे बचा रहे हैं। अब अगर ये बच जाते हैं, इसके दो पहलू समझिए, ये बच गए मान लीजिए, तब विपक्ष कहेगा कि देखा, एक बिल्डर से रंगदारी भी मांगा, बिहार पुलिस ने बचा भी लिया। इसको कहते हैं सत्ता की है ना, किसको कहते हैं जंगल राज। और इन सब चीजों को पिच करने में सम्राट चौधरी बहुत आगे है, बहुत आगे है, मीलो मीलो दूर है सुशील मोदी से, संजय जायसवाल तो से। ये लालू के भतीजे वाला मामले पे इस पे तो चल रहा होगा कुछ ना कुछ, ये वहां सभी कहानी। न्यूज चैनल पे फ्लैश कर चुका है। और हम्म। अब चूंकि अभी तो सत्र में तेजस्वी यादव अपने घोटाले को जस्टिफाई नहीं करने पे पड़े हुए हैं, हम्म। अपने आप अपने दामन का धाग धूलने पे पड़े हुए हैं, तो उसकी तरफ कौन जाए। तो ये पूरा जो है मैटर धीरे धीरे बड़ा होने वाला है। और जब समय आएगा, एग्जैक्टली जब चुनाव का समय आएगा, तब आप देखिएगा, ये आज जो मुद्दा है, कहते हैं राजनीति में मुद्दे जो है कभी मरते नहीं है। आज जो मुद्दा है ये उठेगा कि पुलिस प्रशासन कैसे फेवर कर रही है इन सब चीजों को लेकर के, और जो एंगर है वो आम आदमी के अंदर जगाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें तो है, और इसमें कोई मुझे लगता है कि संदेह नहीं है कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं वो महागठबंधन के लिए राहु काल चल रहा है। और उससे भी बड़ा राहु काल जो आपने कहा वो तेजस्वी के लिए चल रहा है। तो एक सपना अगर
नींद में उठ के देख ही लेते हैं कि कृष्ण भगवान ने बोला है। कम से कम ये है कि तेज प्रताप अगर बोलेगा तो बिहार के लोग ये कहेंगे हाँ चलो ये राजनीतिक आदमी नहीं, ये गलत है, ये ठीक है, अ, चल जाएगा उनके प्रति, कोई तेज दिक्कत प्रताप नहीं। यादव मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति की आइटम गर्ल हैं, वो कभी भी कुछ भी ले आते हैं, लोग मजा लेते हैं खूब उसमें। ये तेज प्रताप यादव वो है जिन्होंने 2019 के चुनाव में आरजेडी के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट उतार दिया था जहानाबाद लोकसभा हाँ से, हाँ, ये तो सबको पता है, खुल के विरोध किया था तेजस्वी का भी, घर में भी झगड़ा हुआ था इनके, और खुल के विरोध किया था। 7,000 वोट इनका कैंडिडेट ले गया और जो है एनडीए 1,400 वोट से जीत गई। हाँ, तो लेकिन वैसे मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव से जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल वालों को किसी को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि ये जो सपने में देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ये। अरे ये कमाल की वो तो ट्रोलिंग जिस हिसाब से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बताता है कि ठीक है एजुकेशन कितना जरूरी है और आप अभी राजनीति में कितने कच्चे हैं, राजनीति में इन सब चीजों को कितना हास्यास्पद ढंग से लिया जाता है, ये सारी बचकानी चीजें हैं जो कि एक सबसे बड़ी नेता को चीज है, शोभा नहीं देती। वंशवाद पे सबसे बड़ा प्रहार है ये, कि हाँ, वंशवाद की जो राजनीति को आप बढ़ावा देंगे तो फिर ऐसे ही लोग आगे आएंगे। ऐसे ही लोग आगे आएंगे और आपका खुलेआम आपके वोट का मजाक बन रहा है, क्योंकि ये पूरा वीडियो और ये पूरा जो उन्होंने कहा ये मजाक ही है बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार अलग अलग समस्याओं से इस वक्त जूझ रहा है और ऐसे में सपने में आकर के श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार की बातें कहेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बस मुझे नहीं वो लगता कि मुझे वो लगता है कि नेक्स्ट उनका जो ख्वाब होगा वो यही होगा। वो ये एक ख्वाब उनका रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा कि तेजस्वी को जेल जाते हुए वो देखना चाहते हैं। हाँ, नेक्स्ट ख्वाब में जब वो सीएम बनते हुए या डिप्टी सीएम बनते हुए खुद को देख रहे हैं, उस ख्वाब को जरूर रिलीज करेंगे वो अपने सोशल मीडिया पे। अच्छा, एक मुद्दे पे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं 2 मिनट आपकी इस पे भी चाहूंगा। जेडीयू में जो केसी त्यागी को लेकर चल रहा है, दिल्ली का मीडिया इसे बड़ा फोकस कर रहा है कि केसी त्यागी को किनारे कर दिया गया है, वो नाराज थे। इसको लेकर क्या है, जरा बताइए थोड़ा सा। मुझे पता था कि ये सवाल आप मुझसे जरूर पूछेंगे। देखिए केसी त्यागी एक तो मास लीडर नहीं है और केसी त्यागी शरद यादव गुट के थे। जब शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो बहुत करीबी थे, लेकिन खैर 2015 में 13 में ही गठबंधन टूटता है। आप उस वक्त के तमाम शरद यादव के बाइट्स निकाल लीजिए, आपको दिख जाएंगे कि उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन शरद यादव की कौन सुनता, वो तो नीतीश कुमार जदयू के सर्वे सर्वा थे। तो केसी त्यागी ने भी सोचा मौके की नजाकत के हिसाब से कौन इतना प्रतिरोध करे, चलो ठीक है। लेकिन ललन सिंह जो जदयू आरजेडी से आए जदयू में, वो नीतीश कुमार के हाल के दिनों में बहुत करीबी हो गए। उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा असहज महसूस कर रहे थे, वो छोड़ गया। अब ललन सिंह को लगा कि अब एकमात्र कांटा है मेरे रास्ते का फ्यूचर में जो मेरी बातों को जदयू में प्रतीकात्मक रूप से विरोध कर सकता है, वो केसी त्यागी। इनका हटना बहुत जरूरी है मुख्य लोगों के लिस्ट से। तो ये हुआ और मैं चौंका इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे पता था कि ये होगा ही। अब केसी त्यागी के आत्मसम्मान की रही बात, तो केसी त्यागी कर ही क्या सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही क्या है। एक ऑप्शन बीजेपी है, तो बीजेपी चुनाव और टिकट तो देगी नहीं, आसरा भी बीजेपी नहीं में दे तो शायद सकती। इनका लड़का है, कुछ कहते, मैं सुना मैंने, बीजेपी में इनका लड़का बीजेपी में है, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन सुना नहीं, है मैंने। इसके बारे में एक्चुअली में मुझे भी जानकारी नहीं है कि इनका लड़का बीजेपी में है या अमरीश नहीं। अमरीश करके मैंने पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि इनका बेटा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हालांकि कुछ पता नहीं है इस बारे में ठोस। नहीं, मेरे पास भी इसका कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम्म, एक चीज जरूर ये कर सकते हैं, ये जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। देखिए पद मिले ना पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम्म। एक साथ एक चीज होगा कि जो एंटी जेडीयू मोमेंट इस वक्त पर, एंटी नीतीश कुमार मोमेंट, हाँ जेडीयू हाँ नहीं, हाँ, वो मोमेंट को उपेंद्र कुशवाहा असंतुष्ट फिर गुट में तो ये जा ही सकते हैं, बिल्कुल सही। जा ही सकते हैं और उसका फायदा मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में। तो ये वो कर सकते हैं, लेकिन अब देखना है कि वो करते क्या है। जदयू ने तो उन्होंने उन्होंने कहा इतने है दिनों कि तक नीतीश कुमार जो है इस देश के आज तक के इतिहास में टॉप 10 समाजवादी नेता हैं, और हाँ एक वही हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। और इन्होंने हाँ साथ ही ये भी कहा है कि कुछ लोग मेरा जो राजनीतिक शोक संदेश लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल ओबिचुअरी जो कहते हैं,
कि वो गलतफहमी में है और मैं संन्यास वन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैं राजनीति में एक्टिव रहूंगा, ये भी कहा है। हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं। अब अगर राजनीति में एक्टिव रहना है और जदयू में पद भी नहीं है और जदयू में इनको फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ाया जा रहा है, तो फिर ये कैसे एक्टिव रहेंगे? आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन तमाम लड़ने की चीज। तो पोजीशन में ये है ही नहीं है। जहां से ये बिलोंग करते हैं वेस्ट यूपी में, वहां इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा 2004 वाला, वहां हार गए थे मेरठ में, जहां से ये आते हैं। तो हाँ, ये तो बिहार है। में इन्हें कौन लड़वाएगा, ये तो राज्यसभा वाले ही हैं। तो अब आप समझिए कि अगर ये स्थिति है कि जब राज्यसभा वाले ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जब कार्यकारिणी कमेटी से बाहर हो गई, इनको राज्यसभा जदयू भेजने के मूड में है? और नहीं, मुझे ललन वो नहीं सिंह लगता। ललन सिंह का जो इन्फ्लुएंस है नीतीश कुमार के प्रति, वो कैसे कम होगा? उससे तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता असहज होकर के बाहर चले गए, तो ये तमाम चीजें तो है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और जी। बिहार पे जैसे मेरा सवाल ये होता है कि हमेशा आपसे कि बिहार में अगले वीडियो और हमारे बीच में अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में क्या क्या होने वाला है, उस बारे में कुछ आप बताएं, फिर बढ़ते हैं। अगले 4-5 दिन के पहले एक हो सकता है बीजेपी के कुछ लोकल लीडर्स के इंटरव्यू शॉर्ट वीडियोस हर्ष के लाइव पे चले। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझे तो खुशी है। मेरे ठीक ठाक अब बीजेपी में अ, ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वाले एसेट जिसको कहते हैं पत्रकार के दृष्टिकोण से, हाँ, वो सही मेरे बात बढ़ है। गए हैं, वो बढ़ गए हैं। तो मेरे लिए सहज हो गया है बीजेपी के लिए और इंटरनल इंफॉर्मेशन निकलवाना। तो हम अगले बार में ये देखेंगे कि सम्राट चौधरी के क्या क्या प्लान्स हैं, बिहार को 2024-2025 में वो कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। और पॉसिबल आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर हर्ष के लाइव बात पे 2 मिनट 1 मिनट जितने का भी वो जैसे ही दिल्ली से पहुंच जाते हैं, हम बाइट चलवा सके उनका स्पेसिफिक एकदम एक्सक्लूसिव बाइट, तो अच्छा रहेगा। जी। चलिए इंतजार रहेगा उसका। जी। धन्यवाद। जय श्री जय राम। श्री राम।